गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सिमी, रंजीत, सहराज, अहाद, हिमांशी। हो गया क्या बच्चों? सुनाई दे रहा है? स्टार्ट करें फिर। लेक्चर नहीं आ रहा है क्या? अरे लेक्चर हम हैं और लेक्चर ना है, ऐसे कैसे हो सकता है? खुशी, गुड इवनिंग। रिया, अब आवाज आ रही होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सब आएगा भाई। चलिए आ जाइए। आज कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं, है ना? चलिए आ जाइए। ए रोज हैप्पी बर्थडे, 19 दिसंबर बच्चे। रोज बर्थडे मनाते रहोगे क्या? ठीक है, चलो आ जाओ। रोज हैप्पी बर्थडे बोलता है, किसी न किसी दिन तो तुक्का लग ही जाएगा। अच्छा, मंतशा परेशान हो गई क्या चैप्टर से? इंतजार करो बच्चे, 4-5 लेक्चर और। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ट्रांसलेशन हो चुका था बच्चों। ट्रांसलेशन हो चुका था। ट्रिप्टोफैनोपेरॉन नहीं पढ़ेंगे बच्चे, लैगोपेरॉन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में नहीं है ना ट्रिप्टोफैनोपेरॉन, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखो बच्चों, पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, उसका रेगुलेशन क्या है, ये सब पढ़ना है अपन को। सबके कमेंट दिख रहे हैं आदर्श? ठीक है, अब बात शुरुआत से करते हैं। सुनिए, सबसे पहले मैं 2 जीन की बात कर लेता हूं बच्चे। सबसे पहले 2 जीन की बात करता हूं। ठीक है, 2 जीन। हाँ, महेंद्र गुर्जर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पेपर का सिलेबस बच्चे म्यूटेशन तक आएगा, मतलब रेप्लिकेशन से लेकर, सब कुछ सुन लो, रेप्लिकेशन से लेकर, डीएनए रेप्लिकेशन से लेकर ये लैकोपेरॉन जो पढ़ रहे हैं वो, प्लस म्यूटेशन जो पढ़ेंगे इसके बाद वो आएगा। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और एचजीपी छोड़कर। ठीक है, ओके बच्चों, आ जाओ। आज आप अच्छे लग रहे हो। अरे रोज नहीं लगता क्या? मैं क्या सुधीर, मॉड्यूल में सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है, बिल्कुल करो सचिन। बच्चे बस थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बस आप पढ़ते रहिए, है ना? कल की छुट्टी रहेगी, रक्षाबंधन मनाइए, है ना? चलिए आ जाइए। देखो बच्चों, सबसे पहले ना मैं 2 जीन डिफाइन कर लो। सबके कमेंट आ रहे हैं, अभिजीत तेरे भी आ रहे हैं। चलो आगे 2 जीन समझो जरा बच्चों, 2 जीन समझो। देखो देखो देखो, 2 तरह की जीन ये काम आएंगी अभी लैकोपेरॉन में। बच्चों, एक जीन है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउसकीपिंग जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउसकीपिंग जीन, एक तो ये है बच्चों, डन। और एक है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या लग्जरी जीन या स्मार्ट जीन। तो सबसे पहले बच्चों इसकी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउसकीपिंग जीन। बच्चों ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है, नाम से ही पता चल रहा है हाउसकीपिंग। किसी भी बिल्डिंग में जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है वो 24 घंटे काम कर रहा होता है, कुछ ना कुछ। तो हाउसकीपिंग जीन ऐसी जीन होती है जो हर वक्त काम करती है। क्यों भाई, हर वक्त क्यों काम कर रही है? क्योंकि उनको उनसे बनने वाला प्रोटीन सेल को हमेशा चाहिए, इसलिए उन्हें हर वक्त काम करना पड़ता है। सही है। और सुनो तो, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो सेल को हर वक्त चाहिए? मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, ऐसा तो होता नहीं कि जब सोते हो तो आप अपना रेस्पिरेशन स्विच ऑफ कर देते हो, सो के उठते हो तो फिर रेस्पिरेशन ऑन कर लेते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं, रेस्पिरेशन हर वक्त होता है, तो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की जो एंजाइम है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये एंजाइम हर वक्त चाहिए, तो उनको बनाने वाली जीन को हर वक्त काम करना पड़ेगा। सही है। दूसरी एक बात और बच्चों, ये जो जीन है जो हर वक्त काम करती है, जो जीन हर वक्त काम करती है, सोचो आपके कमरे में एक ट्यूबलाइट लगी है, उसे 24 घंटे ऑन रखना है, तो फिर स्विच क्यों लगा रहे हो भाई? बंद कर, स्विच लगाओ ही नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। समझे मेरी बात?
मेरा कहना का मतलब ये है, जो जीन हर वक्त काम कर रही है उनको रेगुलेट करने का कोई सिस्टम नहीं होता। हाँ, म्यूटेशन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, जीन क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। जीन विच ऑलवेज रिमेन एक्टिव। जीन विच ऑलवेज रिमेन एक्टिव। एक्टिव रहेंगे मतलब प्रोटीन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एज देयर प्रोटीन प्रोडक्ट, एज देयर लैकोपोरन में काम आएगा ये, एज देयर प्रोटीन प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय द सेल। ऑलवेज रिक्वायर्ड है, इसलिए ये हर वक्त काम करती है। इसीलिए क्योंकि हर वक्त काम करती है, सो इनके रेगुलेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। सो देयर इज नो रेगुलेशन मैकेनिज्म फॉर देम। इनके रेगुलेशन का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब ऑन ऑफ का कोई सिस्टम नहीं है। सही है? ओके। और बात रही बच्चों एग्जाम्पल की, तो दे दो जीन फॉर एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। कितनी लिखूंगा? एक लिख दिया बस, बहुत है। ठीक है, बहुत है। अब दूसरी बच्चे, यहां पर रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑन ऑफ होना ही नहीं है, हर वक्त तो ऑन ही रहना है। सही है? अब बच्चों दूसरा देखो, दूसरी जीन देखो। ये सब लाइकोप्रोन में शब्द काम आएंगे इसलिए पढ़ रहे हैं। अगली जीन है बच्चों नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को दूसरा नाम है बच्चों इनका लग्जरी जीन। क्या नाम है? लग्जरी जीन या स्मार्ट जीन। लग्जरी जीन या स्मार्ट जीन। बड़े स्मार्ट है ये। मतलब क्या है? हर वक्त काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? क्यों काम नहीं करते भाई? काम नहीं करते क्योंकि वो ऐसा प्रोटीन बनाते जो सेल को कभी कभी चाहिए। जैसे ई कोलाई ले लो, लैक्टोज आ गया मीडियम में, लैक्टोज आ गया मीडियम में, तो लैक्टोज तोड़ने वाली एंजाइम बनवाओ, नहीं तो बंद रखो। समझ रहे हो? तो ये है। तो इनके रेगुलेशन का सिस्टम होगा, क्योंकि इंजन को कभी ऑन करना होगा, कभी ऑफ करना होगा। सही है? तो देखो, these gene do not remain active always। ये हर वक्त काम नहीं करेंगी। तो काम कब करेंगी? they become active when their protein product is required by the cell। when their protein product is required by the cell। सही है? आज लिखो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्टिव हो जाएंगे जब प्रोटीन चाहिए तब। अब मतलब इनको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो देयर इज रेगुलेशन मैकेनिज्म फॉर देम, मतलब इनके ऑन ऑफ का सिस्टम होगा। सो देयर इज रेगुलेशन मैकेनिज्म, मतलब ऑन ऑफ का सिस्टम इनके लिए होगा। बच्चों अब ये दो तरह की है, ये दो तरह की हैं, ये दो तरह की है। सुनिएगा जरा। एक है इंड्यूसिबल जीन्स और एक है रिप्रेसिबल जीन। ये ऑपरॉन से कनेक्टेड है सब। एक है इंड्यूसिबल जीन और एक है नॉन इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल जीन। सही है? तो चलो आ जाओ, इंड्यूसिबल जीन क्या है बच्चे? इंड्यूसिबल जीन वो है ऐसी जीन जो जनरली ऑफ रहे, ऐसी जीन जो जनरली ऑफ रहे। जनरली क्या रहती है? ऑफ। इंड्यूसर आ जाए तो ऑन हो जाएंगे, इंड्यूसर आ जाए तो ऑन हो जाएंगे। तो ऐसी जीन को क्या बोलोगे? इंड्यूसिबल जीन। बिल्कुल सही है। हाँ, ठीक है ना? जनरली ऑफ है ये, लेकिन इंड्यूसर आ जाए तो
ऑन हो जाएंगे इंड्यूसिबल जीन। अब रिप्रेसिबल जीन, रिप्रेसर तो बंद करवाएगा ना, मतलब उल्टा है ये जीन जनरली ऑन रहती हैं, लेकिन रिप्रेसर आ जाए तो ये ऑफ हो जाएंगे। नाम से ही पता चल रहा है भाई, इंड्यूसिबल मतलब जो इंड्यूस करे, मतलब ऑफ थी, इंड्यूसर ने ऑन करवा दिया, और रिप्रेसिबल ऑन रहती है, रिप्रेसर आ गया तो ऑफ हो जाएंगे। सही है, तो ये दो तरह की होती है बच्चों। क्लियर है? बस बेसिक थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके बताया, लेकिन हां जरूरी था इसलिए बताया। ठीक है बच्चों, अब आइए अपन पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, आज का जो मेन टॉपिक है। ठीक है, आइए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले समझते हैं जीन एक्सप्रेशन क्या है ना बच्चों। जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले इधर देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या है। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब है बच्चों कि जीन से बना एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसलेशन से बना प्रोटीन, दिस इज जीन एक्सप्रेशन। जीन से एमआरएनए प्रोटीन बनना जीन एक्सप्रेशन है। अब बात है इसके रेगुलेशन की, मतलब रेगुलेशन मतलब इस जीन को कब ऑन करवाना है, कब ऑफ कराना है, ये डिसाइड करना। भाई जब इस जीन के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो जीन को ऑफ करवाओ, और जब प्रोडक्ट चाहिए तो ऑन कराओ। दिस इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सही है, तो इसको शब्दों में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं? इसको शब्दों में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखता हूं मैं, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म by which expression of a gene is regulated as per requirement of the cell, सेल की जरूरत के हिसाब से जीन को ऑन ऑफ कराना कहलाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, समझिएगा। तो जीन एक्सप्रेशन बता दिया क्या है, जीन से एमआरएनए प्रोटीन बनना, उसको रेगुलेट करना, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। हाँ भाई पढ़ना है पीयूष, जो बताया वो पढ़ना है बच्चे, फालतू की चीजें ना आपके पास पढ़ने का टाइम है ना मेरे पास है ना, तो वो करना ही है अपन को। ठीक है, अच्छा आइए अब बच्चों, अच्छा चलो अब आपसे पूछता हूं, रिप्रेसर का मतलब होता है जो प्रोसेस को बंद करा दे, इंड्यूसर का मतलब है जो ऑन करा दे। समझे समीर? अच्छा चलो मेरे सवाल का जवाब दो कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की जरूरत क्या है? बताओ जरा, देखें जरा क्या आंसर आता है आपका। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की जरूरत क्या है वो बताओ। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की जरूरत क्या है? कमेंट वालों अब लिखो। प्रोडक्ट ज्यादा ना बने, आलम बोल रहा है प्रोडक्ट ना बने, पंकज प्रोटीन के लिए, प्रोटीन से एंजाइम बचे के लिए, एनर्जी के लिए, जेनेटिक, हाँ जिससे अनकंट्रोल ना बने। अच्छा बच्चों चलो अब मैं बताता हूं आपको एनसीईआरटी किस लेवल पर पढ़ना है। चलिए सबके मैंने देख लिया, एनर्जी यूटिलाइजेशन, हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, कुछ लोगों ने सही बताया है। ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी को किस हद तक पढ़ना है वो दिखा रहा हूं। अगर आप समरी में जाएंगे एनसीईआरटी में तो आपको एक जगह लिखा मिलेगा, पता है क्या लिखा मिलेगा? सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, सो दीज प्रोसेस हैव टू बी टाइटली रेगुलेटेड।
ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बहुत खर्च आता है एनर्जी का, उसको बचाने के लिए टाइटली रेगुलेट करना जरूरी है। जब चाहिए तो प्रोटीन बनने दो, नहीं चाहिए तो नहीं। असर्शन रीजन आ सकता है भाई, इसलिए ये पॉइंट अच्छे से समरी में है ये, इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी की समरी जरूर पढ़नी चाहिए। तो देखो मैं लिख रहा हूं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड, रेगुलेशन ऑफ जीन expression, regulation of gene expression is required as transcription and translation are energetically very expensive process। ठीक है जी, याद है एक अमीनो एसिड के लिए 1 एटीपी 2 जीटीपी खर्च कर रहे थे, एक अमीनो एसिड के लिए 1 एटीपी 2 जीटीपी खर्च करे बैठ रहे थे। सही है बच्चों, ये है एक्चुअल रीजन। ठीक है, समरी एनसीईआरटी मिल जाएगा। सही है, ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं, पता है कोई जीन काम करेगा नहीं करेगा ये कैसे डिसाइड होता है। सम एनसीईआरटी बोल रहा हूं, जो एनसीईआरटी के पीछे पढ़ रहे तो ध्यान सुनो। देखो बच्चों, पता है इकोलाई को ना कुछ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। एनसीईआरटी इस साल याद कर, वो सामने साइंटिस्ट के नाम से, वो नाम है ना उस हिस्से से रिडक्शन बायो वाला क्वेश्चन आ गया था। हाँ, अभी तक नहीं मिला आरडीजे। ये जो बड़ा वाला पैराग्राफ है ना ऊपर से, इसकी नीचे से गिनना 10-11 लाइन के अंदर, 9-10-11 लाइन के अंदर ही आग मिलेगा ये, है ना। अच्छा देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, इकोलाई को ना लैक्टोज नहीं चाहिए, लैक्टोज नहीं चाहिए उसे। क्या इकोलाई को लैक्टोज नहीं चाहिए तो क्या चाहिए फिर? ग्लूकोज चाहिए। अगर इकोलाई के पास ग्लूकोज है तो लैक्टोज की जरूरत नहीं उसे, और अगर ग्लूकोज नहीं है तब लैक्टोज तोड़ेगा। मान लो इकोलाई के पास ग्लूकोज नहीं है, आपने दिया लैक्टोज, तो लैक्टोज को तोड़ने वाली जीन काम करेगी, लैक्टोज को तोड़ने वाली जीन काम करेगी, और वो जीन क्या बना देगी? एंजाइम, जो कि लैक्टोज, अरे वही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या बना देगी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, और वो लैक्टोज को तोड़ देगा किसमें? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। और बच्चों ये ग्लूकोज मिल गया ना इकोलाई को, इकोलाई को ग्लूकोज मिल गया ना। ध्यान रखिए, इकोलाई को ग्लूकोज चाहिए, किस लिए चाहिए? ताकि रेस्पिरेशन में तोड़कर एनर्जी ले सके। अब ग्लूकोज नहीं है, अगर ग्लूकोज है लैक्टोज की बाढ़ लगा दो, नहीं तोड़ेगा, जीन एंजाइम बनाएगी ही नहीं, जीन एंजाइम बनाएगी ही नहीं लैक्टोज तोड़ने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज भरपूर है। सही है, हां, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो फिर जीन काम करेगी और एंजाइम बनाएगी जो लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। लो, मिल गया इकोलाई को ग्लूकोज टू बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन। तो किसने डिसाइड किया जीन काम करेगा या नहीं? मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट, एनर्जी पाने के लिए ग्लूकोज नहीं है, इसलिए उसकी फंक्शनिंग के लिए फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट है भाई एनर्जी की, तब जिंदा रहेगा। और इन्वायरमेंट में लैक्टोज भी तो होना चाहिए, तब तो लैक्टोज अंदर जाएगा, तब ना जीन काम करेगी और लैक्टोज तोड़ने वाली एंजाइम बनाएगी। फिर से बोलता हूं, ई कोलाई को अगर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी की और ग्लूकोज नहीं है तो जीन काम करेगी, लैक्टोज तोड़ने वाली एंजाइम बनाएगी। फंक्शन के लिए ई कोलाई के फंक्शनल फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, लेकिन ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज तोड़कर ग्लूकोज पाना है तो जीन एंजाइम बनाएगी। इन्वायरमेंट में लैक्टोज हो, क्या बोल रहा हूं, इन्वायरमेंट में लैक्टोज होगा तब ना अंदर जाएगा, तब ना ई कोलाई की जीन एंजाइम बनाएगी लैक्टोज तोड़ने के लिए। इसीलिए एनसीईआरटी बच्चों लिखती है कि कोई जीन एक्सप्रेस होगी या नहीं, ये 3 चीजें डिसाइड करेंगी: मेटाबॉलिक कंडीशन,
इन्वायरमेंटल कंडीशन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ओ सुनो, पेज बताऊं, नई एनसीईआरटी में पेज 116 फर्स्ट पैराग्राफ, सॉरी पुरानी एनसीईआरटी में 116 और नई वाली में आई थिंक पेज 100 होगा, पेज 100 होगा फर्स्ट पैराग्राफ। वहां देखना आगे तो ये जो समझा रहा था वो लिखा है, इसके बाद नीचे की तरफ देखना लिखा है इट इज मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन। मेटाबॉलिक कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करते हैं कि जीन काम करेगी या नहीं। सही है? अरे उसके आगे सुनो, उसके आगे भी कुछ लाइन लिखी है, लेकिन मैं समझा दूं इसके बाद पढ़ना। देखो बच्चों, एक लाइन लिखी है, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियो से एडल्ट बनना, एम्ब्रियो से एडल्ट बनना, एम्ब्रियो से एडल्ट बनना किसका रिजल्ट है? कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन। किसका रिजल्ट है? कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। अरे हिंदी में सुनो भाई, हिंदी में सुनो, वहीं पर है। एम्ब्रियो से जब एडल्ट बनता है तो जो ऑर्गन्स है बच्चों, सारी जीन एक साथ तो काम नहीं करती कि सारे ऑर्गन एक साथ बनने लगे, एक एक करके ऑर्गन बनते हैं ना। तो मान लो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा है, पहले फैसला हुआ कि चलो भाई ब्रेन नर्वस सिस्टम डेवलप करना है, तो नर्वस सिस्टम को डेवलप करने वाली सारी जीन को बोला गया चलो तुम लोग काम पे लग जाओ, ब्रेन डेवलप करो, बन गया भाई। फिर बोला गया अच्छा लीवर डेवलप करो, तो लीवर डेवलप करने वाली सभी जीन को बोला चलो लीवर डेवलपमेंट कराओ। फिर बोला गया हार्ट डेवलप करना है, तो हार्ट डेवलपमेंट वाली सारी जीन सब काम पे लग जाओ। तो क्या हो रहा है, हमारे पास 30,000 जीन है, सारी एक साथ नहीं टूट पड़ती एम्ब्रियो से एडल्ट बनाने में, पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन एक एक करके काम करती हैं। यही है, पढ़ लो, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन एम्ब्रियो का एडल्ट में किसका रिजल्ट है? कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन। कोऑर्डिनेटेड मैनर में रेगुलेट किया जाता है किसको? सेवरल सेट ऑफ जीन। अलग अलग सेट ऑफ जीन को अलग अलग टाइम पर काम करने को बोला जाता है, सबको नंबर दिया जाता है कि आपका नंबर 1 है, तुम्हें पहले काम करना है, फिर तुम लोग को पहले काम कर, फिर तुम लोग करो, फिर तुम लोग। तो ये है, तो रेगुलेशन ऑफ जीन की ही तो बात हो रही है भाई। सही है, पढ़ लिया। अब एक पेज पीछे चले जाओ ना। आप लोग सोच रहे हो आगे पढ़ा दिया पीछे ले जा रहे हो, भाई क्या करूं, सीक्वेंस ही ऐसा लिखा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने कई चैप्टर में बढ़िया सीक्वेंस लिखा है, कुछ में इधर उधर बिखेर के लिखा है। अब वापस चलो ना, पेज नई है तो पेज 99, सही है, और पुरानी है तो 115। अरे बॉटम, चलो आ जाओ देखते हैं। नई एनसीईआरटी लेना है तो लो बच्चे, अगर आपने खूब रंग डाला है, पीला नीला हरा कर डाला है तो फिर ले लो। क्यों, उसका फायदा क्या होगा नई एनसीईआरटी में? फिर दोबारा से पढ़ोगे ना तो एक एक लाइन बारीकी से पढ़ोगे, नहीं पहले से रंगा उंगा होगा, बस उसी पर फोकस करोगे। और नया लोगे तो फिर एक तरफ से सारा पढ़ोगे, ढूंढोगे कहां क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सही है, तो बच्चों आ गए पेज में, आ जाओ देखो, देखते हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा था, आते हैं अपन पढ़ते हैं एक एक करके। पहले पढ़ते हैं बच्चों रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। ध्यान से सुनिएगा, यूकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन को कहां कहां रेगुलेट कर सकते हैं, बहुत अलर्ट रहेंगे। इन यूकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन में बी रेगुलेटेड एट फॉलोइंग लेवल। जीन एक्सप्रेशन में बी रेगुलेटेड एट फॉलोइंग लेवल, एट फॉलोइंग लेवल। आ जाइए देखते हैं, एनसीईआरटी चल रही है। बच्चे कोई चेंज आएगा ना पीयूष तो मैं खुद ही बता दूंगा यार, काय को टेंशन लेते हैं ना। चलो देखो, एक डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, अलर्ट रहिएगा। लैकोप्रॉन में ना ऐसा लिखा है ना एनसीईआरटी ने, कभी 101 पेज बोलूंगा, कभी 100 पेज बोलूंगा, 100 बोलूंगा, कभी 100 बोलूंगा, आगे पीछे से कभी इस पैराग्राफ में कभी उस पैराग्राफ में जाऊंगा, लिखा ही ऐसा है। आ जाओ इधर देखते हैं बच्चों, इधर देखो, ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है ये, ठीक है। और ये रहा बच्चों आपका
न्यूक्लियस। ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, आ जाइए, ध्यान से देखते रहेंगे। ये रहा बच्चों आपका डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये डीएनए। बच्चों ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना? एचएनआरएनए। याद है एचएनआरएनए में एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है, तो जो बना उसे क्या बोलते हो? एचएनआरएनए। फिर स्प्लाइसिंग कराते हैं। जब स्प्लाइसिंग कराते हैं तो इंट्रॉन हटा देते हैं और एक्सॉन को जोड़ देते हैं, अब बन गया एमआरएनए। सही है। अब ये जो एमआरएनए बना बच्चों, इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहां? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। कहां भेज दिया? साइटोप्लाज्म में भेज दिया। साइटोप्लाज्म में जब आया तो इससे जुड़ गया राइबोसोम और बनने लगा प्रोटीन। यही है ना भाई ट्रांसलेशन जिसे बोलते हो। सही है, आ जाओ। तो बच्चों, अरे इस टॉपिक का मतलब क्या है? अरे इस टॉपिक का मतलब क्या है वो तो सुनो भाई। देखो, इस जीन से बनने वाली प्रोटीन मेरी सेल को नहीं चाहिए। इस जीन से बनने वाली प्रोटीन मेरी सेल को अभी नहीं चाहिए, तो इसे कहां कहां प्रोटीन बनाने से रोक सकता हूं? अरे तो पहले ट्रांसक्रिप्शन रोक दो। हाँ, लैक मतलब लैक्टोज। कहां रोक दो? ट्रांसक्रिप्शन रोको भाई, ट्रांसक्रिप्शन रोक दो। अरे एचएनआरएनए बनना रोक दो। यही तो है, पहला एनसीईआरटी में दिया है कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। कहां रोक सकते हो? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। अरे एनसीईआरटी ने तो और भी कुछ लिखा है। क्या रोक दो? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अरे कुछ नहीं, एचएनआरएनए की बात हो रही है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या एचएनआरएनए का बनना रोक दो, प्रोटीन नहीं बनेगा। अब मैंने बोला कि जीन का प्रोटीन तो नहीं चाहिए, जीन का प्रोटीन तो नहीं चाहिए, लेकिन यार एचएनआरएनए तो बन चुका है, बन चुका है। प्रोटीन नहीं चाहिए लेकिन एचएनआरएनए बन गया, तो क्या करूं? अरे तो स्प्लाइसिंग रोक दो। अरे स्प्लाइसिंग रोक दो। तो दूसरा यही तो लिखा है एनसीईआरटी में, प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल या बोलो रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग रोक दो, स्प्लाइसिंग नहीं होगी प्रोटीन नहीं बनेगा। लेकिन मैंने बोला आपसे कि यार स्प्लाइसिंग तो हो चुकी है, एमआरएनए बन चुका है, अब क्या करूं? प्रोटीन नहीं चाहिए। अरे तो फिर ट्रांसपोर्ट रोको, ट्रांसपोर्ट रोको भाई। ना एमआरएनए जाएगा ना प्रोटीन बनेगा। तो तीसरा कहां रोक सकता हूं? ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए। क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, रोक दो। अब मैंने बोला यार ट्रांसपोर्ट रोक दो, लेकिन वो तो आ गया है साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन नहीं चाहिए लेकिन वो तो आ गया। अंकेश, क्रोमेटिन थर्ड लेवल, सुन तो मेरी बात। पहले ना मैं 7-8 लेवल पर पढ़ाता था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लेकिन अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। बताए क्यों? क्योंकि नीट में सवाल आ गया कि यूकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन कितने लेवल पर कंट्रोल होगा, तो 7-8 आंसर नहीं जाएगा, आंसर तो 4 ही जाएगा। इसलिए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। सही है। तो बच्चों अब ट्रांसपोर्ट तो हो चुका है, मैंने बोला अब प्रोटीन नहीं चाहिए, तो आखिरी रास्ता बचता है बच्चों, ट्रांसलेशन रोक दो, प्रोटीन नहीं बनेगा, बस बात खत्म। ठीक है। तो यूकैरियोट में बच्चों जीन एक्सप्रेशन यहां यहां रेगुलेट हो सकता है, प्रोटीन बनाने से यहां यहां रोक सकते हैं। सही है। अब बात आई सर प्रोकैरियोट। बच्चे जो एनसीईआरटी में ना सिर्फ उसको फॉलो करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। ठीक है। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्योरली बनेगा उसको एनसीईआरटी के हिसाब से जाने देना है। ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, ना मुझे लगाना है। मैं तो 7-8 लेवल बताता था पहले। ठीक है, 2013-14 तक। अच्छा अब सुनो बच्चों, यूकैरियोट की तो बात हो गई। अब सर प्रोकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन रोकना है, रेगुलेट करना है, तो ओ भाई आपको पता है प्रोकैरियोट में इन 4 में से 2 चीज तो होती ही नहीं है। ना प्रोसेसिंग होती,
ना ट्रांसपोर्ट की बात होती। वहां तो याद करो प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में तो सेल में ये डीएनए है, ये एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए बन ही रहा होता है कि ट्रांसलेशन चालू हो जाता है। तो प्रोकैरियोट में ना तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना प्रोसेसिंग, बचा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और ध्यान दो, एक बार ट्रांसक्रिप्शन चालू हो गया साथ में ट्रांसलेशन भी चालू हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी चालू हो जाता है। समझे क्या? तो अब क्या करें? तो सबसे बेस्ट जगह क्या रहेगी प्रोकैरियोट में रेगुलेशन की? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन ही रोक दो, प्रोटीन नहीं बनेगी। समझ गए? अरे तभी तो एनसीईआरटी का पेज पलटो भाई, एनसीईआरटी का पेज पलटो, पेज नंबर 100, नई में, पुरानी में 116। आ जाओ, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा चुका हूं, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ो। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ rate of transcription initiation, in prokaryote में control of rate of transcription initiation is the predominant site, मतलब major site, predominant मतलब main site for regulation या control of gene expression। मिला क्या? तो प्रोकैरियोट में मेन जो रेगुलेशन का पॉइंट है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन चालू ही नहीं होने दो तो ट्रांसलेशन भी नहीं चालू होगा। सही है? डन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। अब ये जो पैराग्राफ है ना एनसीईआरटी में, ये जो आपके सामने 2 पेज खुले हैं, बिखेर बिखेर के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूटी है ही नहीं। तो चलो अब आगे समझिए, अब आप मेरा सीक्वेंस फॉलो करें। देखिए बच्चों, प्रोकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन समझाने के लिए यूज किया जाता है ओपेरॉन मॉडल। क्या यूज किया जाता है? ओपेरॉन मॉडल। तो सुनिए, इन प्रोकैरियोट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किससे एक्सप्लेन किया जाता है? इज एक्सप्लेन्ड बाय ओपेरॉन मॉडल। किससे एक्सप्लेन करते हैं? ओपेरॉन मॉडल से। और ओपेरॉन मॉडल जो है ये बच्चों दिया था, आप सब जानते हैं, 2 लोगों ने दिया था। एक का नाम है फ्रैंकोइस जैकब, है ना, और एक का नाम था जैक मोनोड। इकोलाई में दिया था इन्होंने स्टडी करके, जैक मोनोड। हमने मॉड्यूल में तो यह भी लिख दिया है कि ये दोनों पॉस्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में काम कर रहे थे। जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखना है जो एनसीईआरटी कहे क्या, कि जैकब जो थे वो जेनेटिसिस्ट थे, जेनेटिक्स से रिलेटेड थे, और जैक मोनोड जो थे वो बायो केमिस्ट थे। इन्होंने काम किया था, किस पर काम किया था? ऑन इकोलाई। सही है? तो बच्चों, प्रोकैरियोट में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किससे समझाया जाता है? ओपेरॉन मॉडल से, जिसे जैकब और मोनोड ने दिया था इकोलाई में। अब बात आई, व्हाट इज ओपेरॉन? व्हाट इज ओपेरॉन? तो सुनिए मेरी बात। देखो, जब ढेर सारी जीन मिलकर ना, जब ढेर सारी जीन एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह काम करे, अरे ढेर सारी जीन मिलकर एक मेटाबॉलिक पाथवे में काम करे, तो ओपेरॉन है। जैसे याद करो ना, लैक ओपेरॉन की जितनी भी जीन है मिलकर क्या करती है? लैक्टोज को तोड़ने में काम करती है। तो एक ओपेरॉन में जितनी भी जीन है एक यूनिट की तरह काम करेंगी और एक ही काम करेंगी, एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में काम करेंगी। सही है? तो देखो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि ओपेरॉन क्या है? अ ग्रुप ऑफ जीन्स, a group of genes that act as a single regulated unit,
मतलब जब ढेर सारी जीन एक यूनिट की तरह काम करें, मिलजुल कर एक काम करें, तो उसे क्या बोलेंगे? इल्यूसिडेट करना मतलब एक्सप्लेन करना, सही है ना, डेमोन्स्ट्रेट करना। तो ग्रुप ऑफ जीन जो सिंगल यूनिट की तरह काम करे, एक ही काम पर सब फोकस करें, तो उसे बोलते हैं ऑपेरॉन। सर कंपोनेंट क्या क्या है? ऑपेरॉन के जो कंपोनेंट्स हैं बच्चों, वो क्या क्या है? देखो, रेगुलेटर जीन, क्या रेगुलेटर जीन है, प्रोमोटर जीन है, रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, और स्ट्रक्चरल जीन्स है। ये सारी जीन मिलकर एक यूनिट की तरह एक मकसद के लिए काम करते हैं, सही है? ठीक है ना? नोबेल प्राइज मिला था बच्चे, लेकिन याद नहीं करना है, 1961 में खोजा था। ये सब चीजें नहीं याद करनी, जो बोल रहा हूं सिर्फ उतना ही रखो। तो ऑपेरॉन के कंपोनेंट ये सारी जीन मिलकर एक काम कर रही है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये सब मिलकर एक ऑपेरॉन है, सही है? और सुनो बच्चों, सुनो ध्यान से, ये जो ऑपेरॉन होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। ये जो ऑपेरॉन है, ये दो तरह के होते हैं। ये जो ऑपेरॉन है, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंड्यूसिबल जीन, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, एक होते हैं इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, एक होते हैं रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, दो तरह के ऑपेरॉन होते हैं, सही है? अब इंड्यूसिबल ऑपेरॉन वो है बच्चों जो जनरली ऑफ रहते हैं। अरे इंड्यूसिबल जीन जैसे ऑफ रहते हैं, लेकिन इंड्यूसर की प्रेजेंस में ऑन हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। और रिप्रेसिबल वही जैसे वहां बताया था कि जनरली ऑन रहते हैं, रिप्रेसर आ जाए तो ऑफ हो जाते हैं, रिप्रेसर आ जाए तो ऑफ हो जाते हैं, ऐसे रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है। और सुनो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन में पता है कौन आता है? इंड्यूसिबल ऑपेरॉन में कौन आता है? लैक ऑपेरॉन। ये बताओ, लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज को तोड़ने की बात हो रही है, बनाने की? तोड़ने की। तो बोलू इंड्यूसिबल ऑपेरॉन देखे जाएंगे इन कैटाबॉलिक पाथवे, तोड़ने में, सही? और ये इसमें ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन आता है, पहले पढ़ाया जाता था। ट्रिप्टोफैन को तोड़ने की बात नहीं होती थी, ट्रिप्टोफैन बनाने की बात होती थी। तो बोलूं इन्हें एनाबॉलिक पाथवे में दिखता है, ये कैटाबॉलिक में दिखता है। इसका एग्जांपल है लैक ऑपेरॉन, इसका एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, सही है? तो बच्चों इंड्यूसिबल ऑपेरॉन जब तोड़ने की बात होगी तब दिखेंगे, सीन इन कैटाबॉलिक पाथवे। ये बनाने की बात होगी तब दिखेंगे, सीन इन एनाबॉलिक पाथवे। दोनों के एग्जाम्पल दे रहा हूं एक एक। इसका एग्जाम्पल है लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन मतलब लैक्टोज ऑपेरॉन इन ई कोलाई, लैक ऑपेरॉन या लैक्टोज ऑपेरॉन इन ई कोलाई, इन ई कोलाई। और इसका एग्जाम्पल ट्रिप ऑपेरॉन। ट्रिप बोले तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ट्रिप्टोफैन बनाने की बात होती है भाई, जो कि हमें पढ़ना नहीं है, बस बता रहा हूं। एनसीईआरटी ने नाम तो लिखा है ना, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इन ई कोलाई। नहीं, आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी ने 5 ऑपेरॉन के एग्जाम्पल दिए हैं, अच्छे से देखोगे तो लैक ऑपेरॉन, एरा ऑपेरॉन, ट्रिप ऑपेरॉन, वैल ऑपेरॉन और हिस ऑपेरॉन। अब दिया तो है, अब नीट में आ गया सवाल, बताओ एरा ऑपेरॉन कैसा है, इंड्यूसिबल या रिप्रेसिबल? तो फंस गए ना। एनसीईआरटी तो पढ़ के गए थे, पूरा लेक्चर ऑपेरॉन का देख के गए थे, लेकिन एरा ऑपेरॉन इंड्यूसिबल है रिप्रेसिबल ये तो पढ़ा ही नहीं। तो मैं उन 5 ऑपेरॉन को कैटेगराइज कर दे रहा हूं सब। देखो ये एरा ऑपेरॉन ना बच्चों, एराबिनोज ऑपेरॉन है। क्या है ये भी शुगर है, एराबिनोज, एराबिनोज ऑपेरॉन इन ई कोलाई। अरे शुगर वाले ये जो ऑपेरॉन है ना, ये इंड्यूसिबल है, और जो अमीनो एसिड बनाने वाले ऑपेरॉन है वो सब रिप्रेसिबल है, चाहे वो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन हो,
या वैल ओपेरॉन हो, बोले तो वैलिन ओपेरॉन इन ई कोलाई, या हिस ओपेरॉन, बोले तो हिस्टिडीन एमिनो एसिड बनाने वाला ओपेरॉन इन ई कोलाई। 5 है एनसीईआरटी में, 5 को कैटेगराइज कर दिया। एमिनो एसिड बनाने वाले सारे रिप्रेसिबल हैं, शुगर वाले तोड़ने वाले ये सारे के सारे इंड्यूसिबल हैं। हाँ, लेकिन डिटेल में तो हमें लैक ओपेरॉन पढ़ना है, तो आ जाइए लैक ओपेरॉन संभालते हैं। ठीक है बच्चों, लैक ओपेरॉन संभालो। देखो बच्चों, लैक ओपेरॉन या बोलो लैक्टोज ओपेरॉन इन ई कोलाई। पता है लैक ओपेरॉन में जितनी भी जीन है किसमें काम कर रही हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ये बोलूं मैं लैक ओपेरॉन क्या है? इट इज रेगुलेशन ऑफ ऑल दोज जीन्स, इट इज रेगुलेशन ऑफ all those genes that are involved in breakdown of lactose, that are involved in breakdown of lactose। सही है? और सुनो, एनसीईआरटी पता है क्या बोलती है? इसे बोलती है प्रोटोटाइप ओपेरॉन। एनसीईआरटी की समरी, फिर से समरी कहती लैक ओपेरॉन इज अ प्रोटोटाइप ओपेरॉन इन बैक्टीरिया। प्रोटोटाइप मतलब क्या? प्रिमिटिव, बहुत पुराना टाइप का ओपेरॉन है ये। क्या लिखती है एनसीईआरटी? इट इज अ प्रोटोटाइप ओपेरॉन इन बैक्टीरिया। प्रोटोटाइप मतलब प्रिमिटिव टाइप का, बहुत पुराना, प्रिमिटिव। इट इज अ प्रोटोटाइप ओपेरॉन इन बैक्टीरिया। सही है? और इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, आपको पता ही है। हाँ, समरी में है भाई, प्रोटोटाइप ओपेरॉन है, प्रिमिटिव ओपेरॉन है। और सुनो तो, सुनो ध्यान से सुनो, मामला क्या है बच्चों, इसमें होता क्या है, लैक्टोज क्या है? देखिएगा सभी, थोड़ी बायोमोलिक्यूल टच हो रही है। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं। क्या आपको पता है? शुगर के बीच जो बॉन्ड होता है वो होता है प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, है ना? देखो, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच होता है, शुगर के बीच तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है भाई, यही तो है लैक्टोज। व्हाट इज लैक्टोज? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज जुड़े हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ये है लैक्टोज। और सुनो, क्योंकि इस लैक्टोज का एक कंपोनेंट बीटा गैलेक्टोज है, क्योंकि इस लैक्टोज का एक कंपोनेंट बीटा गैलेक्टोज है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड। क्या नाम है बच्चों? बीटा गैलेक्टोसाइड, बीटा गैलेक्टोसाइड। अरे भाई, तभी तो इसको तोड़ने वाली एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि इसका एक कंपोनेंट बीटा गैलेक्टोज है, इसीलिए लैक्टोज का दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड है। और क्योंकि इसका दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड है, तभी तो इसको तोड़ने वाली एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। समझ गए? ओके, तो देखिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, कौन सी एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इसे तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? इसे तोड़ देगा इनटू, अलग कर देगा ना, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज ही तो चाहिए था। और पता है ये जो ग्लूकोज है ये ई कोलाई को क्या फायदा पहुंचाएगा? एनर्जी सोर्स, रेस्पिरेशन में टूटेगा एनर्जी देगा। और एक फायदा और पहुंचाएगा, रेस्पिरेशन में टूटेगा तो कार्बन निकलेगा, वो कार्बन ये ई कोलाई यूज करेगा अपने लिए नए नए मॉलिक्यूल बनाने के लिए। मतलब बीटा ग्लूकोज जो है वो कार्बन सोर्स और एनर्जी सोर्स है ई कोलाई के लिए, कार्बन सोर्स और
एनर्जी सोर्स है इकोलाई के लिए। सही है, डन, ओके। तो बच्चों होना क्या है, सबसे पहले ना ये लैकोप्रोन के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते, कौन क्या करता है, फिर वर्किंग पढ़ेंगे। कौन क्या करता है वो देख लेते हैं, फिर कब ऑन होगा कब ऑफ होगा वो सारी बातें अब हम देखेंगे। सही है, इतना क्लियर भाई। इसको तोड़ने वाली एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तोड़ दिया गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, ग्लूकोज ही है, रेस्पिरेशन में टूटेगा एनर्जी देगा, प्लस उसके टूटने से जो कार्बन निकलेगा वो बायोमोलिक्यूल बनाने के काम में आएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो हेडिंग डाल रहा हूं वो है कंपोनेंट्स ऑफ लैकोपेरॉन। क्या? कंपोनेंट्स ऑफ लैकोपेरॉन, कंपोनेंट्स ऑफ लैकोपेरॉन। ये तो देखो जरा, कंपोनेंट्स की बात करता हूं, नहीं रुको, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। यहां ठीक रहेगा। बच्चों ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। बीटा गैलेक्टोसाइड इज गैलेक्टोज, राइट। देखो यहां पर बच्चे पी दिया है, फिर यहां आई दिया है, यहां पी दिया है, यहां ओ दिया है, यहां जेड दिया है, यहां वाई दिया है और यहां ए दिया है। तो बच्चों ये जो जेड वाई ए जीन है ना, ये स्ट्रक्चरल जीन्स है, इसकी 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है। सही है, 3 स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई ए। और सुनना जरा, ये जो पहला वाला पी है ना बच्चों, ये जो पहला वाला पी है या बाद वाला पी है, ये दोनों प्रोमोटर हैं, बाइंडिंग साइट है फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये दोनों प्रोमोटर हैं, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज है ये दोनों। लेकिन ये जो शुरुआत वाला पी है ये लैकोपेरॉन का पार्ट नहीं है, पी के बाद वाला पूरा लैकोपेरॉन का पार्ट है। बात रही इस पी की, ये कौन सा प्रोमोटर है, सुनो, दोनों प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, लेकिन गौर करिएगा, जो आरएनए पॉलीमरेज बच्चों इस प्रोमोटर पर जुड़ेगा, पता है वो क्या कराएगा? आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन। मतलब दिस इज प्रोमोटर ऑफ आई जीन। यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा वो आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, बस हो गया। और यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा दूसरे वाले पी में, ये जेड वाई ए का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। ऑपरेटर का नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन, जेड वाई ए का होगा। सही है, तो इसे बोलूं प्रोमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन और उसे बोलूं प्रोमोटर ऑफ आई जीन। सही है, तो देखो मैं इसे कह रहा हूं प्रोमोटर ऑफ आई जीन, ये है प्रोमोटर ऑफ आई जीन। ठीक है, ये आई जीन क्या है? आई जीन का मतलब है रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। अब बात आई है रेगुलेटर जीन बच्चों, हाउसकीपिंग जीन है लैकोपेरॉन की, हर वक्त काम करती है। क्या काम करती है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, राइट। तो ये जो रेगुलेटर जीन है ये कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउसकीपिंग जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउसकीपिंग जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउसकीपिंग जीन है लैकोपेरॉन की, हाउसकीपिंग जीन है लैकोपेरॉन की। सही है, क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि इट ऑलवेज, हर वक्त काम करेगा, इट ऑलवेज सिंथेसाइजेस, ये हर वक्त बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनाएगा? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, हर वक्त बनाएगा एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। इसलिए हाउसकीपिंग जीन ऑफ लैकोपेरॉन ये है। ठीक है, और सुनो, ये जो आई जीन है ये क्या बना रहा है? रिप्रेसर। क्या बना रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन। और सुनो, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसके पास दो चीजों से जुड़ने के, इसके पास दो चीजों से जुड़ने की साइट होती है। हाँ, सारी चीजें एक साथ मिलकर काम करते हैं। वो शुरुआत वाला पी
और लैकोपेरॉन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। वो तो आइजीन का प्रमोटर है। अब सुनो, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसमें ना दो चीजों से, आइजीन के राइट में एक और है, बच्चे उसको छिपा रहने दो ना, बाद में बताऊंगा। वो ना बच्चे एनसीईआरटी में तो नहीं है, मॉड्यूल में हमने बनाया है। एक्चुअली क्या है, जब रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन पढ़ाऊंगा ना तब उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आ जाओ अभी तक। मैं क्या बोल रहा हूं, ये रिप्रेसर प्रोटीन है बच्चों, ये क्या करता है, दो चीजों से जुड़ने की साइट रखता है। एक या तो इंड्यूसर से जुड़ता है या तो ऑपरेटर से जुड़ता है। एक समय पर एक से जुड़ेगा, या तो ऑपरेटर या तो इंड्यूसर। समझ गए? तो देखो ना, मैं लिख रहा हूं एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, ये जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है इसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स हैं, हैज 2 बाइंडिंग साइट्स, दो चीजों से जुड़ने की साइट है। वन फॉर बाइंडिंग विथ ऑपरेटर, एक साइट है फॉर ऑपरेटर, एंड अदर फॉर इंड्यूसर, अरे वही लैक्टोज, अदर फॉर इंड्यूसर, या बोलो लैक्टोज। लेकिन एक समय पर एक ही चीज से जुड़ेगा, ठीक, ओके। तो बच्चों ये था आई चीज। पता है एनसीईआरटी कहती है हियर आई डजंट स्टैंड फॉर इंड्यूसर, हियर आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर। क्यों? ओ भाई रिप्रेसर बना रहा है। बच्चे संतोष कॉन्स्टिट्यूटिव को कॉन्स्टिट्यूटिव ही रखो, उसको हिंदी में कुछ नहीं बोलना, यही बोलना है, ठीक है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं आइजीन रिप्रेसर बनाता है, रिप्रेसर बोले तो इनहिबिटर, इसलिए आई का मतलब यहां इंड्यूसर नहीं इनहिबिटर है। हो गया? अब देखो बच्चों, इस पी को बोलूं क्या बोलूं? प्रमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, प्रमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, अरे प्रमोटर है भाई ये, किसके लिए? बाइंडिंग साइट, दोनों प्रमोटर बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, ठीक है। यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा वो ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, तो इट इज प्रमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, है ना। ऑपरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, अरे ऑपरेटर की तारीफ सुनो भाई। पता है एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है बच्चों कि इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू प्रमोटर, मतलब प्रमोटर के बगल में होगा। ये किसके बगल में होगा? प्रमोटर के बगल में होगा। और क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि यहां पर रिप्रेसर जुड़ेगा? अभी तो बताया कि इट इज बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन यहीं तो जुड़ेगा आकर, रिप्रेसर प्रोटीन यहीं तो आकर जुड़ेगा। और सुनो, थोड़ी देर में बताने वाला हूं, ये ऑपरेटर पर जब रिप्रेसर आकर जुड़ जाएगा तो फिर ऑन बंद हो जाएगा, और जब रिप्रेसर इससे नहीं जुड़ेगा तो फिर ऑन हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं? यहां पर रिप्रेसर जब जुड़ जाएगा तो फिर ऑन बंद, और रिप्रेसर नहीं जुड़ेगा तो ऑन। मतलब बोलूं ये ऑपरेन को ऑन ऑफ कराता है? नहीं, अपने दम पर नहीं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आई जीन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। अनंत कुमार, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये टॉपिक बिखरा हुआ है, मैंने अभी वो लाइन नहीं पढ़ाई, तो क्यों पढ़ रहा है? अभी पूरा फोकस यहां पर करें आप, है ना। तो सुनिए, मैं ये बोल रहा था कि रिप्रेसर प्रोटीन दो चीजों से जुड़ सकता है। किससे किससे? या तो ऑपरेटर से या तो इंड्यूसर से, यही तो बता रहा हूं, दो चीजों से जुड़ने की साइट रखता है, लेकिन एक समय पर एक से जुड़ेगा, ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूं कि ऑपरेटर पर रिप्रेसर जुड़ेगा तो थोड़ी देर में देखना ऑपरेन बंद हो जाएगा। ऑपरेटर पर रिप्रेसर जुड़ेगा तो ऑपरेन बंद हो जाएगा, और नहीं जुड़ेगा तो ऑन हो जाएगा। तो बोलूं ऑपरेटर ही है जो ऑपरेन को ऑन ऑफ करा रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइजीन। क्या प्रोडक्ट ऑफ हाइजीन के रिप्रेसर की मदद से ही तो कर रहे हैं ऑन ऑफ। देखो बच्चों, किसी भी फैक्ट्री में जब कोई बड़ी मशीन लगाई जाती है तो उसके लिए एक बंदा हायर किया जाता है उस मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, और उस बंदे का नाम रखते हैं ऑपरेटर। तो यहां भी यही है, ऑन ऑफ कौन कर रहा है? ऑपरेन का ऑपरेटर। नहीं, अपने दम पर नहीं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइजीन। अरे ऐसे समझो ना भाई,
कमरे में पंखे का स्विच है, यह है ऑपरेटर। पंखा बंद करना दो तरीके हैं, ये कमरे का स्विच बंद कर दो, कमरे का स्विच बंद कर दो पंखे वाला, लो पंखा बंद हो गया, ये ऑपरेटर था। दूसरा तरीका भी तो है, घर का मेन स्विच बंद कर दो, घर का मेन स्विच बंद कर दो, पंखा बंद हो जाएगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा आई जीन, रेगुलेटर जीन। तो मेन स्विच जो है वो आई है, ठीक है, और ऑपरेटर क्या करेगा, रिप्रेसर की मदद से ऑन ऑफ करवाएगा, ठीक है। तो देखो ऑन ऑफ बोल रहा हूं, ओपन क्लोज नहीं बोल रहा हूं भाई। ऑपरेशन कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा, ये ऑपरेटर डिसाइड करेगा। किसकी मदद से, आई जीन की मदद से। और अभी वर्किंग आ रही है ना बच्चे, सब डिटेल में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ बता रहा हूं ऐसा होगा, ठीक है, आज ही आएगा, चिंता ना करो। तो मैं बोल रहा हूं ऑपरेटर के बारे में कि ये ऑपेरॉन को स्विच ऑन या ऑफ कराता है, खुद नहीं कराता, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आई जीन। वो जो आई जीन का प्रोडक्ट है रिप्रेसर, अगर जुड़ गया तो ऑपेरॉन बंद करवा देगा, और अगर रिप्रेसर नहीं जुड़ा तो ऑन रहेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आई जीन, ठीक है। पढ़ेंगे, चिंता ना करो, वर्किंग डिटेल में आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब जेड वाई ए, जेड वाई ए बच्चों, जेड जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन, ये बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और आप सब जानते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करती है बच्चों, लैक्टोज को तोड़ देती है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में, हमें पता है, ठीक है। हाँ, अब वाई जीन बच्चों, वाई जीन ना परमिएज एंजाइम बनाती है। देखो सेल के अंदर लैक्टोज नहीं जा सकता, तो ये जो परमिएज एंजाइम है एक तरह की ट्रांसपोर्ट एंजाइम है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसकी मदद से लैक्टोज अंदर जाएगा, सही है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं परमिएज क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है लैक्टोज के लिए, ताकि लैक्टोज अंदर जा सके, सही है। हां, तो परमिएज क्या कर रहा है भाई, लिखूं, परमिएज इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी बढ़ा देता है सेल मेम्ब्रेन की, किसके लिए, फॉर लैक्टोज। अरे लैक्टोज का दूसरा नाम याद है, बीटा गैलेक्टोसाइड। तो कहीं लिखा आ जाए बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइड और लैक्टोज एक ही चीज है, सही है। किस लिए, सो दैट लैक्टोज में एंटर इनटू द सेल, लैक्टोज सेल के अंदर चला जाए, सो दैट लैक्टोज में एंटर इनटू द सेल, बाहर से लैक्टोज अंदर आ जाए, उसमें कौन मदद करेगा, परमिएज, सही है। और जो बच्चों ए जीन है ये बनाती है, ये जो ए जीन है बच्चों ये बनाती है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। क्या बनाती है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ध्यान दीजिएगा, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। पता है ट्रांस, नाम ही बता रहा है, ट्रांसफर करेगा क्या, एसिटाइल ग्रुप। कहां भेजेगा एसिटाइल ग्रुप, ट्रांसफर करेगा एसिटाइल ग्रुप, कहां से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से, कहां भेजेगा, टू बीटा गैलेक्टोसाइड। ओह, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं, बीटा गैलेक्टोसाइड, क्या बोल रहा हूं, बीटा गैलेक्टोसाइड मतलब लैक्टोज, लैक्टोज में एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर कराएगा, ताकि
इसका ब्रेकडाउन जल्दी जल्दी हो सके। सही है भाई, क्या मैं बोल रहा हूं? ट्रांस एसिटाइलेज ट्रांसफर कराएगा एसिटाइल ग्रुप, किससे लेगा एसिटाइल ग्रुप? एसिटाइल कोएंजाइम में से। कहां भेजेगा? बीटा गैलेक्टोसाइड, बोले तो लैक्टोज में, ताकि उसका ब्रेकडाउन फास्ट हो सके। सही है, तो जेड का काम हो गया, वाई का हो गया, ए का हो गया। सही है। अब बच्चों आखिरी चीज ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है ना बच्चे, ये ना, इन्हें बोलूं लग्जरी जीन ऑफ लैकोपेरॉन। जब लैक्टोज है तब काम करेंगी लैक्टोज तोड़ने में, जब नहीं है तो चुपचाप बैठी रहेंगी। लग्जरी जीन हुई ना ये, स्मार्ट जीन। सही है। तो इन्हें बोलते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल जीन को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या लग्जरी जीन या स्मार्ट जीन ऑफ लैकोपेरॉन। ये लग्जरी जीन है भाई। एक सेकंड, लग्जरी जीन ऑफ लैकोपेरॉन। और सुनिए सबसे क्रूशियल बात, सबसे क्रूशियल बात, एक बच्चा भी बहुत देर से बोले जा रहा था, वो अब मैं बताने जा रहा हूं। देखो, हाँ ये आ गया ना, नहीं 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 ये नहीं है, कोई और कह रहा। हाँ, आदर्श विश्वकर्मा ये बोल रहा था पॉलीसिस्टोनिक। देखो बच्चों, इन तीनों जीन आपस में जुड़े हैं, इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन जुड़े हैं, और इन तीनों को कौन रेगुलेट कर रहा है? एक ही प्रमोटर, एक ही ऑपरेटर, एक ही रेगुलेटर। तो जब इन सभी जीन को एक ही प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। क्या बोला? इन तीनों जीन से मिलकर इन तीनों जीन को कौन रेगुलेट कर रहा है? वही प्रमोटर, वही ऑपरेटर, वही रेगुलेटर। एक 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 यही प्रमोटर तीनों को कंट्रोल कर रहा है, यही रेगुलेटर इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए एनसीईआरटी ने इसे पॉलीसिस्टोनिक बोल दिया है। और मजे वाली बात, अरे इन जीन से जो एमआरएनए बनेगा ना, उसे 3 एंजाइम बनेगी। जब एक एमआरएनए से एक से ज्यादा एंजाइम बने तो क्या बोलते हो? पॉलीसिस्टोनिक। हाँ तो सुनो, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी ने इन तीनों जीन को मिलाकर कहा है पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। क्यों कहा है? एज दे आर regulated by a common promoter and regulatory gene. Promoter and regulatory gene. देखो भाई, मिक्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए अलग कलर यूज किया है। मिक्स नहीं होना चाहिए। फिर से बोलता हूं, इन तीनों जीन को एक ही प्रमोटर, एक ही रेगुलेटर, एक ही ऑपरेटर कंट्रोल कर रहा है, इसलिए एनसीईआरटी इन तीनों जीन को मिलाकर बोल दिया है पॉलीसिस्टोनिक। और वैसे भी इन तीनों जीन से मिलकर एक एमआरएनए बनेगा, और उस एमआरएनए से 3 एंजाइम बनेंगी, तो हुआ ना पॉलीसिस्टोनिक। सही है बच्चों? एक बार छोटा सा फटाफट रिकैप करते हैं, हाँ, फिर वर्किंग पढ़ते हैं, उसी में तो मजा है। वो शुरुआत वाला पी क्या है? प्रमोटर ऑफ आई जीन। वहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा वो आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। फिर आई जीन, ये है रेगुलेटर जीन, हाउस कीपिंग जीन, हर वक्त काम करेगी। क्या करेगी? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी। और जो ये बनाएगी प्रोटीन, ये 2 चीजों से जुड़ सकता है, या तो ऑपरेटर से या इंड्यूसर से। पता है इसकी ज्यादा एफिनिटी किससे जुड़ने से होती है? इंड्यूसर से। अगर इसके पास 2 चॉइस रख दीजिए, ऑपरेटर, इंड्यूसर, तो इंड्यूसर के साथ चल पड़ेगा। सही है? ओके। प्रमोटर, यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा वो ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। ऑपरेटर, ये बाइंडिंग साइट है रिप्रेसर के लिए। और सुनो, एनसीईआरटी कहती है हर एक ऑपेरॉन का एक स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है। मतलब लैक ऑपेरॉन का स्पेसिफिक रिप्रेसर है, ऑपरेटर है, और जो लैक ऑपेरॉन का रिप्रेसर है वो केवल लैक ऑपेरॉन के ऑपरेटर से जुड़ेगा। लैक ऑपेरॉन का जो रिप्रेसर है
वो केवल लैक ऑपरेरॉन के ऑपरेटर से जुड़ेगा, किसी और ऑपरेरॉन के ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा। जर्जीन क्या करती है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है, जो कि क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़ेगा। परमिएज क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाता है ताकि लैक्टोज सेल के अंदर आ सके। ट्रांसएसिटाइलेज क्या करता है? एसिटाइल ग्रुप डाल देता है, किस पे? बीटा गैलेक्टोसाइड पर। बोले तो किस पर? लैक्टोज पर, ताकि उसका ब्रेकडाउन फटाफट हो जाए। राहुल कुमार, इन तीनों जीन से एक mRNA बनेगा बच्चे, इंतजार करो, अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा। सही है, आ जाओ। वर्किंग देखने जा रहे हैं। अब जो हवाबाजी कर रहा था ना, ये होगा वो होगा ये होगा, अब देख लो क्या होगा। देखो, आ जाओ। सबसे पहले बच्चों वर्किंग की बात कर रहा हूं। पहला केस ले रहा हूं, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब जब लैक्टोज नहीं है। अरे जब लैक्टोज नहीं है तो फिर लैक्टोज तोड़ने वाली एंजाइम बनाने की जरूरत बच्चों नहीं है। मतलब ऑपेरॉन को ऑफ रखो। कैसे ऑफ रखेंगे? अभी दिख जाएगा, आ जाओ दिखाता हूं। ये रहा बच्चों लैक ऑपेरॉन, ये लो, ये डीएनए प्रमोटर, आईजीन रेगुलेटर, ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर, ये जेड जीन, ये वाई जीन, ये ए जीन। सही है बच्चों। ये जो आई जीन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और क्या कराएगा? आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो ना, आई जीन का क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से बना एमआरएनए, आई जीन के ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना? एमआरएनए। एनसीईआरटी ने इस एमआरएनए को नाम दिया है रिप्रेसर एमआरएनए। एनसीईआरटी ने इस एमआरएनए को क्या नाम दिया है? रिप्रेसर एमआरएनए। ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए। ये रिप्रेसर एमआरएनए पता है क्यों नाम दिया है? क्योंकि इस एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा भाई। क्या बनेगा इस एमआरएनए से? रिप्रेसर प्रोटीन, इसीलिए रिप्रेसर एमआरएनए। ट्रांसलेशन हुआ, क्या बना? रिप्रेसर प्रोटीन। ये देखो बन गया एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। यही तो काम है आई जीन का। क्या बन गया बच्चों? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बन गया? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। और याद है, ये दो चीजों से जुड़ सकता है, या तो ऑपरेटर से या तो इंड्यूसर से, और इंड्यूसर है नहीं तो ऑपरेटर से जुड़ गया। आ जाओ जोड़ते हैं। लो जुड़ गया, ऑपरेटर से जाकर जुड़ गया। जब बच्चों ऑपरेटर से जुड़ गया, ऑपरेटर जब पर जुड़ा होगा ना रिप्रेसर, तो प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा। ऑपरेटर पर जब रिप्रेसर जुड़ा है तो प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ ही नहीं पाएगा। और जब नहीं जुड़ेगा, जब आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ेगा ही नहीं तो आगे आएगा ही नहीं। जब तक आरएनए पॉलीमरेज यहां नहीं आएगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा। भाई आरएनए पॉलीमरेज को यहां से आगे आना होगा, तब ना ट्रांसक्रिप्शन होगा। वो तो जुड़ ही नहीं पा रहा, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रुक गया या नहीं? मतलब इन तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। मतलब ये ऑपेरॉन बंद है, एंजाइम नहीं बन रही। या बोलो, ये जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये ऑफ है, काम नहीं कर रही। और ठीक तो है भाई, जब लैक्टोज है ही नहीं, रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब रेगुलेशन में इन्वॉल्व प्रोटीन। अरे रेगुलेटरी प्रोटीन, अरे वही रिप्रेसर प्रोटीन को, रेगुलेटरी में दोनों आ जाते हैं बच्चे। कोई ऐसी प्रोटीन जो प्रोसेस को ऑन कराए या ऑफ कराए, दोनों काउंट हो जाएंगे, राइट। रिप्रेसर सिर्फ ऑफ कराने का काम कर रही है। बड़ा कहां बनाया मैंने आई और जेड को? छोटा ही बनाया है भाई, क्या कर रहे हो? छोटा ही है भाई, और छोटा बनाऊं क्या? दिखेगा नहीं फिर। ठीक है, हाँ। अब सुनो बच्चों, मैं बोल रहा हूं एंजाइम बनी ही नहीं। हाँ, जरूरत क्या है?
जब लैक्टोज है ही नहीं तो तोड़ने वाली एंजाइम बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या मैं यहां पर थोड़ा सा कमेंट कर दूं क्या कि ये जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है ये जुड़ गया टू ऑपरेटर। किससे जुड़ गया? ऑपरेटर से। और क्या किया? और आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराने दिया स्ट्रक्चरल जीन का, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू कैरी आउट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। सही है? तो मैं यही बोल रहा हूं कि आईजीन ने ट्रांसक्रिप्शन वो तो हर वक्त करेगा ना, वो बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन और वो दो चीजों से जुड़ेगा। ऑपरॉन में दो प्रमोटर नहीं होते, एक ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ये प्रमोटर लैकोपरॉन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये प्रमोटर अलग से है। ठीक, ये प्रमोटर अलग से, सिर्फ आईजीन का प्रमोटर है ये। अरे बच्चे, आई बड़ा छोटा नहीं है, सब छोटे ही लिखो या बड़े लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बेसिकली हम छोटा ही लिखते हैं। ठीक है? हाँ, अब सुनो मेरी बात फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। तुझे बड़ा लग रहा है, वो सब छोटे ही हैं, चिंता ना कर। हाँ, अब सुनिए। तो रिप्रेसर प्रोटीन लगातार बन रहा था, इंड्यूसर था नहीं, ऑपरेटर से जुड़ गया। ऑपरेटर से जब जुड़ा रहेगा रिप्रेसर तो प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा। सही है? और नहीं जुड़ेगा तो ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा। सही है? ओके, ठीक है। ये पहला केस हो गया बच्चों। अरे लगे हाथ वो सुनो तो, जहां पर मैं पढ़ा रहा था आपको पेज नंबर 100 में, नई एनसीईआरटी में, पुरानी में 116 में सेकंड पैराग्राफ की एक लाइन पढ़ाई थी, है ना? इन प्रोकैरियोट कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ये पढ़ा रहा था। उसके नीचे जाना, एक बच्चा थोड़ी देर पहले पूछ भी रहा था, द एसेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर, है ना? वो लाइन समझ लो बच्चों, क्योंकि अब आ गई वो जगह आ गई। अब मैं बताता हूं। ठीक है? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर टर्मिनेटर भी होगा, अंत में होगा। अभी सुनो, अगर उस लाइन को देखोगे, यार तुम लोग क्या करते हो, इस प्रमोटर का क्या फंक्शन, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और वो आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। हाँ, अब चलिए मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। एनसीईआरटी पुरानी है तो 116, नई है तो 100। देखो जरा सेकंड पैराग्राफ में कहीं पर लिखा, द एसेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर इन प्रोकैरियोटिक डीएनए इन मेनी केसेस इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विथ सम प्रोटीन विथ सम सीक्वेंस विथ स्पेसिफिक सीक्वेंस टर्म्ड ऑपरेटर करके कुछ ऐसा दिया है। मिल गया? आ जाओ बच्चों, समझाता हूं। देखो बच्चों, एसेसिबिलिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। कहने का मतलब आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के लिए प्रमोटर उपलब्ध है या नहीं। आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के लिए प्रमोटर उपलब्ध है या नहीं, यह इस बात से डिसाइड होता है कि ऑपरेटर पर एक प्रोटीन जुड़ी है या नहीं। कौन सी प्रोटीन की बात चल रही है? एनसीईआरटी में लिख देना, रिप्रेसर प्रोटीन की बात हो रही है। तभी तो आलम में हिंदी में भी बोल रहा हूं भाई, क्या कि प्रमोटर उपलब्ध है या नहीं आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के लिए, वो इस बात से डिसाइड होता है कि ऑपरेटर पर कोई प्रोटीन जुड़ी है या नहीं। कौन सी प्रोटीन की बात हो रही है? रिप्रेसर प्रोटीन की। सही है बच्चों? हाँ, ये एसेसिबिलिटी वाला कहां गया? बता भाई, आ गया समझ में? चीजें आती रहेंगी बच्चे, काय को टेंशन लेते हो तुम लोग, हड़बड़ाया ना करो। हो गया बच्चों? ठीक है, लैकोपरॉन वाला पेज और क्या है ना? ठीक है, हो गया। अच्छा, तो पहला केस पढ़ लिया बच्चों हमने कि इंड्यूसर लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा। अब इंड्यूसर होगा
तो अरे ऑन करो भाई, लैक्टोज तोड़ना है, आ जाओ देखते हैं। दूसरा केस है बच्चों, एक सेकंड, उसको क्या नाम दिया था? फर्स्ट, इसको नाम दे रहा हूं सेकंड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, बोले तो लैक्टोज की प्रेजेंस में, लैक्टोज आ गया तो तोड़ने वाली एंजाइम बनाओ ना, और फिर ऑन करो। कैसे ऑन होगा अभी देख लेते हैं, कैसे ऑन होगा बच्चों अभी देख लेते हैं। तो आ जाइए, देखो भाई, फिर से वही, ये देखो, ध्यान दीजिएगा सभी, ये प्रोमोटर है, ये आईजीन है, ये प्रोमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये जेड है, ये वाई है, ये ए है, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है। सही है? हाँ, चलिए आ जाइए बच्चों। याद है ना, आईजीन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था, आईजीन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था और रिप्रेसर बना रहा था। देखो भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, सावधानी नहीं हटनी चाहिए, नहीं दुर्घटना घट जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन से बना एमआरएनए, क्या नाम दिया था थोड़ी देर पहले? रिप्रेसर एमआरएनए। क्या नाम दिया था? रिप्रेसर एमआरएनए। याद है, इस रिप्रेसर एमआरएनए के ट्रांसलेशन से बनता है एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बन गया? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। सही है, लो बन गया। अब आगे क्या देखते हैं, आगे क्या? आरडीजे पढ़ेगा तभी समझ में आएगा भाई। मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। ट्राई कर, दोबारा देख, करना तो पड़ेगा। इससे कहने से थोड़ी ना होता है, एक बार पढ़ना पड़ेगा। अरे अभी तो एनसीईआरटी की और भी तगड़ी लाइन बताने वाला हूं, चिंता ना करो। जीन के बीच की अरे यार, डायग्राम में ये सब नहीं देखो, ठीक है, आ जाओ। देखो, रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है बच्चों। थोड़ा मुद्दे पर आते हैं, सुनो, गौर करिए बच्चों। ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें ये ई कोलाई है, इसमें ये ई कोलाई है। थोड़ा गौर करेंगे, हाँ, क्योंकि एक ऐसा डाउट क्लियर होने वाला है। आपने पता नहीं आज तक क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है। देखो, न्यू हो बच्चे या कुछ भी हो, इतना पढ़ना ही पड़ेगा तभी नीट निकलेगा। ये नहीं है अबजर बॉडी पी, ठीक है अबजर, पूछ के पीऊंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई, आ जाओ। देखो, ई कोलाई है ये, ठीक है। हाँ वो अलग था, वहां पर प्रोमोटर और ऑपरेटर की बात की थी आयुष, ठीक है। हाँ देखो, ई कोलाई की बात करता हूं, ये ई कोलाई बच्चों, कल्चर मीडियम में मैंने डाल दिया लैक्टोज। समझना जरा, एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपने पता नहीं क्या किया है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखिए सभी, ये जो लैक्टोज है ना, ये सेल मेम्ब्रेन में जाएगा परमिएज एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से जाएगा? परमिएज एंजाइम की मदद से। तो चलो भेजते हैं, स्लो फास्ट ना देखो भाई, अभी पढ़ो, समझ में आना चाहिए। ये लैक्टोज अंदर गया, किसकी मदद से? परमिएज। पहला डाउट, सर जब ओपेरॉन बंद था तो लैक्टोज आया कहां से? अरे जब बंद था ओपेरॉन तो परमिएज कहां से आया?
अब आप में से कई लोग लिख देंगे नहीं सर थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है। अरे ऐसे कैसे काम करता है भाई, ऐसे नहीं होता, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगा। आज वो बताऊंगा बच्चों मैं एनसीईआरटी में कहा क्या है, ठीक है, ध्यान देते रहना। ये बच्चों लैक्टोज पहुंचा, शुरुआत में कुछ लैक्टोज को इसके आइसोमर एलोलैक्टोज में बदला जाएगा। एक्चुअली लैकोपेरॉन का वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अरे कहां से आ गया वेरी स्मॉल अमाउंट में, यही तो बात है बच्चे, यही तो मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्या था, कहीं और बना होगा। चिंता ना करो, मैं हूं, अब बताऊंगा सब कुछ। मैंने बोला एक अभी थोड़ी देर पहले एलोलैक्टोज 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 करे जा रहा था, देख ले अब आ जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज ऑलरेडी होता है, नहीं होता, मुझसे सीखो, मैं बताऊंगा और एनसीईआरटी समझाऊंगा, इंतजार करो। देखो बच्चों मैंने बोला परमिएज कहां से आया, इसका डाउट मैं क्लियर करूंगा, इंतजार करो, थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। लेकिन अभी ये बोल रहा हूं कि लैक्टोज जब शुरुआत में गया ना बच्चों, तो शुरुआत में कुछ लैक्टोज को एलोलैक्टोज में बदलते हैं, जो कि एक आइसोमर है लैक्टोज का। एग्जैक्ट इंड्यूसर लैकोपेरॉन का कौन है, एलोलैक्टोज, सही है। आ जाओ तो सुनो, अब लैक्टोज तो है मीडियम में बच्चों, तो ये रहा इंड्यूसर। सपोज ये इंड्यूसर की बात करता हूं, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। मान लो मैं लैक्टोज को ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसा। एक्चुअली रियल इंड्यूसर तो एलोलैक्टोज है, जो कि एक आइसोमर है। क्या है ये, आइसोमर। इसको भी ऐसे ही दिखा रहा हूं एलोलैक्टोज को। क्या है एलोलैक्टोज, जो अभी पूछे जा रहा था, एक पता नहीं क्या नाम है, 40-50 बार लिख डाला होगा व्हाट इज एलोलैक्टोज, कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी। अब पुराने वाले से बचा होता है, सब दिखाऊंगा मैं, चिंता ना करो। तो बच्चों एलोलैक्टोज बना था ना, हाँ मेरे से पढ़ा हुआ है लगता है, पीयूष है ना, अच्छा ठीक है। एलोलैक्टोज आइसोमर है लैक्टोज का, क्या है, आइसोमर है लैक्टोज का। तो एक्चुअली याद है मैंने बोला था रिप्रेसर दो चीजों से जुड़ता है, या ऑपरेटर और इंड्यूसर, दो में से एक। और इंड्यूसर से जुड़ने के उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, तो इंड्यूसर से जुड़ गया भाई। तो देखो ना, ये जो एलोलैक्टोज है और एलोलैक्टोज और रिप्रेसर आपस में जुड़ गए। ये देखो, ये रहा रिप्रेसर और ये रहा ओह एलोलैक्टोज इंड्यूसर। इंड्यूसर और रिप्रेसर जुड़ गए भाई। तो क्या बोलोगे इसे, मतलब क्वेश्चन आ जाए लैकोपेरॉन का इंड्यूसर कौन है, एलोलैक्टोज ऑप्शन में है ही नहीं, तो लैक्टोज दे आओ। लेकिन अगर दोनों दिए हैं, अगर दोनों दिए हैं, फिर एलोलैक्टोज देकर आएंगे, सही है। तो देखो बच्चों, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। अरे इनएक्टिव रिप्रेसर बोलो ना इसको, क्या बोलो, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, या बोलो इनएक्टिव रिप्रेसर। क्या बोलोगे, इनएक्टिव रिप्रेसर। इनएक्टिव रिप्रेसर बोलेंगे बच्चों, इनएक्टिव रिप्रेसर। और ये अब नहीं जुड़ सकता किससे, ऑपरेटर से। अब ऑपरेटर से नहीं जुड़ सकता, सही है भाई। जब तक रिप्रेसर जुड़ा था तब तक प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ सकता था, लेकिन अब तो नहीं जुड़ सकता ना रिप्रेसर, तो प्रमोटर के लिए ग्रीन सिग्नल है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए ग्रीन सिग्नल है। तो चलो देखते हैं, प्रमोटर पर आकर जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज। कौन आकर जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये अपना असर दिखाएगा, क्या दिखाएगा, आगे बढ़ा, भागा, ऑपरेटर का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। पेज 93 वाला एक्सप्लेन कर चुका है, उस बार बार नहीं, अब दोबारा देख लो लेक्चर, वो वाला मिल जाएगा। प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा और ZYA जीन का क्या करा दिया, मिट गया यार ये तो। अरे ये बढ़ा आगे,
आरएनए पॉलीमरेज और ZYA जीन का करा दिया ट्रांसक्रिप्शन और बन गया mRNA। चलो बन गया, ये देखो ZYA जीन से बन गया mRNA। पता है बच्चों, mRNA से, इस mRNA से 3 एंजाइम बनेंगी, तो बोलूं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या बोलोगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। 3 एंजाइम बनेंगे, देखो जेड जीन से बना इतना बड़ा mRNA, वाई जीन से इतना बड़ा, ए जीन से ये इतना, बन गया mRNA। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए बच्चों ध्यान से। आपको क्या याद है, मैंने बोला था कि इस mRNA में 3 बार स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन है। अरे भाई, जेड जीन से जो mRNA बना, स्टार्ट कोडॉन पर यहां राइबोसोम जुड़ गया और ट्रांसक्रिप्शन कराएगा स्टार्ट टू स्टॉप कोडॉन। ये स्टार्ट टू स्टॉप बना दिया, क्या बना? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। सही है। वाई जीन से जो mRNA बना था उसमें भी तो स्टार्ट और स्टॉप है, तो स्टार्ट टू स्टॉप बना एंजाइम कौन सा? परमिएज। ए जीन से जो mRNA बना, यहां पर भी स्टार्ट टू स्टॉप चला राइबोसोम और क्या बना दिया? ट्रांसएसिटाइलेज। देखा, लैकोपेरोन की सभी एंजाइम बनने लग गई, मतलब ऑपेरॉन इज ऑन, जीन्स आर ऑन, जीन एंजाइम बना रही है। क्यों बना रही हैं? अरे क्यों बना रही हैं? क्योंकि लैक्टोज आ गया तो उसको तोड़ने वाली एंजाइम चाहिए। सही है, ठीक है बच्चों। तो फटाफट सेल में जैसे ही लैक्टोज आया, कुछ लैक्टोज को किसमें बदला गया? एलोलैक्टोज में। एलोलैक्टोज और रिप्रेसर जुड़ गए, रिप्रेसर क्या हो गया? इनएक्टिव। सही है, इनएक्टिव है। अब जब इनएक्टिव है तो फिर ऑपरेटर पर कोई जुड़ा नहीं है, तो प्रोमोटर पर कौन जुड़ गया? आरएनए पॉलीमरेज। सही है, आरएनए पॉलीमरेज ने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करा दिया, एक mRNA बना, 3 एंजाइम बन रही है, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलो। सही है, और फिर स्टार्ट टू स्टॉप चला राइबोसोम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, स्टार्ट टू स्टॉप चला राइबोसोम, परमिएज, स्टार्ट टू स्टॉप चला बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सही है। अरे प्रोटीन तो राइबोसोम बनवाएगा ना बच्चे, आरएनए पॉलीमरेज तो आरएनए बनाएगा डीएनए से, लेकिन इस mRNA से प्रोटीन तो राइबोसोम ही बनवाएगा। ठीक है, आ जाओ, ऑन हो गया। अब आपका वो डाउट पहले क्लियर करूं, वो पुराना आरएनए पॉलीमरेज कहां से आया, वो सॉरी परमिएज कहां से आया? आ जाओ, पेज नंबर 101, पहला पैराग्राफ, आखिरी की 3-4 लाइन में एक ब्रैकेट में लिखा है। सही है, पुरानी में 117 और नई में 101। अरे ये तो समझा दिया भाई। अच्छा, ये वाला भी आ जाएगा, ये बाद में आएगा गौरांशी, इंतजार करो, वो एक पार्ट रह गया, बाकी पूरा पैराग्राफ हो गया है ना, तो मैं बताऊंगा, चिंता ना करो, आने दो चीजों को। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, अ वेरी लो लेवल ऑफ expression of lactoperon has to be always present in the cell, has to be always present in the cell, otherwise lactose enter नहीं कर पाएगा, otherwise lactose will not be able to enter into the cell from outside, आ ही नहीं पाएगा। ब्रैकेट में कुछ ऐसे ही लिखा है बच्चों, है ना। आप लोग बोल रहे हो ओ भाई बाद में लिख लेना, तू पूरा पीडीएफ तेरे पास आएगा, ठीक है। हाँ, अब सुनो मेरी बात, एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है कि लैकोपेरोन थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है। अरे ऐसे कैसे काम कर लेगा भाई, लैक्टोज नहीं है तो हमने ऑफ साबित कर दिया,
लैक्टोज है तो ऑन कर दिया, जब नहीं था लैक्टोज, ऑफ था, तो लैक्टोज ओपेरॉन कैसे ऑन हो गया? सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात, मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले ये प्रोमोटर है, ये आई जीन है, ये प्रोमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये जेड जीन है, ये वाई जीन है, ये जीन है। बच्चों ओ पर प्रोमोटर, प्रोमोटर पर ध्यान से देखिए, अभी मैं ये बता रहा हूं। आपको याद है ना, ऑपरेटर से आकर जुड़ता है रिप्रेसर प्रोटीन। अरे जब लैक्टोज नहीं है तब की बात कर रहा हूं, लैक्टोज एब्सेंट है तब की बात कर रहा हूं। ऑपरेटर पर कौन जुड़ा होता है? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा होता है, रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा होता है, ठीक है ना। रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन जो है किससे जुड़ा होता है? रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ा होता है, लेकिन लेकिन बच्चों लूजली जुड़ा होता है, टाइटली नहीं जुड़ा है, लूजली बाउंड है ऑपरेटर से। तो कभी कभी ये ऑपरेटर नीचे गिर जाता है ऑपरेटर से। लैक्टोज नहीं है, अभी लैक्टोज नहीं है, ऑपरेटर पर रिप्रेसर जुड़ा है लेकिन लूजली जुड़ा है, तो कभी कभी नीचे गिर जाएगा, कभी कभी नीचे गिर जाएगा। और जब नीचे गिर गया तो जब तक ये वापस अपने ठिकाने तक जुड़ेगा तब तक ये जगह खाली है, तब तक ऑपरेटर पर कोई नहीं जुड़ा है बच्चों। तो मौका पाते ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया प्रोमोटर पर और करा दिया ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ये है मामला। एक बार फिर से, ऑपरेटर लैक्टोज नहीं है, ऑपरेरॉन बंद है, क्यों? क्योंकि रिप्रेसर जुड़ा है, रिप्रेसर जुड़ा है इसलिए, सही है, रिप्रेसर जुड़ा है इसलिए। अब मैंने बोला लैक्टोज नहीं है और रिप्रेसर जुड़ा है, ऑपरेरॉन बंद है, लेकिन ढीला जुड़ा है भाई, तो कभी कभी गिर जाता है। जब तक दोबारा वापस जुड़ेगा तब तक तो जगह खाली है, ऑपरेटर पर कोई नहीं है, ऑपरेटर पर कोई नहीं है। तो मौका पाते ही प्रोमोटर पर जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज और बना दिया एक आध राउंड एमआरएनए। बन गया ना। केवल भी परमिएज नहीं, तीनों तरह की एंजाइम थोड़ा थोड़ा मिलेंगी, यह है मतलब इसका। सही है? यह बच्चों बहुत तगड़ी लाइन है, एनसीईआरटी ऐसे छोटी मोटी बात नहीं कहती है। एक लाइन और, उसी पेज में बने रहो। आपको नहीं लगता क्या कि लैक्टोज ना अपने तुड़वाने के लिए एंजाइम बनेगी नहीं बनेगी खुद रेगुलेट कर रहा है? क्या लैक्टोज अपने तुड़वाने के लिए एंजाइम बनाना है नहीं बनाना खुद डिसाइड करता है? अरे पढ़ो ना सेकंड पैराग्राफ, उसी पेज में सेकंड पैराग्राफ की आखिरी लाइन, आखिरी की 2 लाइन। ऑल द टाइम का मतलब भाई, ऑल द टाइम का मतलब वही है, जब लैक्टोज है तब तो रहेगा ही ऑन, जब नहीं है लैक्टोज तब की बात कर रहा हूं मैं। और ये बच्चों ऐसे नहीं बता रहा हूं, लगभग 8-10 फॉरेन राइटर्स की बुक खोजी थी मैंने, सिर्फ 2 बुक में इसका एक्सप्लेनेशन मिला था जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। ऐसे वैसी बातें नहीं है, एनसीईआरटी बहुत ऊंची बात कहती है, समझना पड़ता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि उसी पेज में सेकंड पैराग्राफ की आखिरी लाइन देखो ना, क्या लिखा है? यही लिखा है ना, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम। क्या? रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन can be visualized. Regulation of lactoperon can be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. अरे इन एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है? लैक्टोज। अरे बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है? किसको तोड़ेगा? लैक्टोज। तो ये जो एंजाइम सिंथेसिस है इसका रेगुलेशन
कौन करवा रहा है? लैक्टोज। लैक्टोज होगा तो ये एंजाइम बनवाई जाएंगी, नहीं है तो नहीं बनवाई जाएंगी। समझ गए? हाँ, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बात हो गई लैकोपेरोन की। अब लैकोपेरोन में क्या बचा है बच्चों? सुन लो जरा, सुन लो, बस क्लोज करते हैं। अब इस लैकोपेरोन में बच्चों सबसे पहले बचा है रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन। लैकोपेरोन का रेगुलेशन दो तरह का है, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव रेगुलेशन मतलब जो पेरोन को बंद करवा दे, निगेटिव। जो ऑन करा दे वो पॉजिटिव। तो बचा क्या है आज मुझे बताने के लिए? रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन। क्या बचा है? रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन। देखिए, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। गौरांशी, आपकी जो लाइन थी ना, आप नहीं हो अभी कमेंट में, यहां पर मैं बता देता हूं, जो लाइन आपने बोली थी ना, वो रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन समझने के बाद समझ में आएगी बच्चे, इसीलिए मैंने रेगुलेशन पहले बोल रहा हूं, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन। तो बच्चों, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन में दो तरह का रेगुलेशन है। एक है निगेटिव रेगुलेशन, एक है पॉजिटिव रेगुलेशन। एक है निगेटिव और एक है पॉजिटिव। देखो, डीएनए से कोई जुड़े, ओपेरॉन बंद हो जाए, निगेटिव रेगुलेशन। डीएनए से कोई जुड़े, ओपेरॉन ऑन हो जाए, पॉजिटिव। सही है? और न्यूटन ऑफ जेनेटिक्स में न्यूटन कहां से आ गया? अच्छा सुनो बच्चों, देखो, व्हेन, गौर करिएगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। व्हेन बाइंडिंग ऑफ एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, मान लो कोई मॉलिक्यूल जुड़ा, व्हेन बाइंडिंग ऑफ एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल स्टार्ट्स द ओपेरॉन या स्टार्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों, डीएनए से कोई चीज जुड़ा और ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाए, ओपेरॉन ऑन हो जाए तो पॉजिटिव, और बंद हो जाए तो निगेटिव। बस क्लोज कर रहा हूं बच्चों, है ना, चिंता ना करें। बच्चों देखो, हायर लेवल की मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन लेवल होना चाहिए यार, ताकि नीट में चाहे जितना कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाए, सब बनना चाहिए। उसके लिए टाइम लगता है ना, इसलिए टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है। व्हेन बाइंडिंग ऑफ एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, when binding of any regulatory molecule, when binding of any regulatory molecule, यहां पर भी जोड़ देता हूं मैं, सॉरी, ये दोनों बंद हटाता हूं। when binding of any regulatory molecule, किससे जोड़ना है? डीएनए से। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल डीएनए से जुड़े और स्टॉप हो जाए ट्रांसक्रिप्शन, स्टॉप्स द ट्रांसक्रिप्शन, तो इसे क्या बोलोगे? निगेटिव रेगुलेशन। लेकिन अगर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जुड़ा डीएनए से और विथ डीएनए और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए, मतलब ओपेरॉन स्टार्ट हो जाए, तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव रेगुलेशन। तो बोलेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। फटाफट बच्चों, हाँ, 1 मिनट में क्लोज करता हूं, ठीक है, चिंता ना करें। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, जब रेगुलेटरी मॉलिक्यूल कोई मॉलिक्यूल डीएनए से जुड़ा, ओपेरॉन बंद हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाए, तो निगेटिव रेगुलेशन। और अगर रेगुलेटरी प्रोटीन या प्रोटीन की जगह डीएनए मॉलिक्यूल लिख देता हूं, जैसे वहां लिखा था, है तो प्रोटीन ही लेकिन मॉलिक्यूल ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल डीएनए से जुड़ा, ट्रांसक्रिप्शन बंद, ओपेरॉन बंद, तो निगेटिव रेगुलेशन। अगर डीएनए से कोई जुड़ा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए, ओपेरॉन स्टार्ट हो जाए, तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव रेगुलेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बताओ, निगेटिव रेगुलेशन किसका होगा? आपको नहीं लगा रिप्रेसर प्रोटीन का? लैक ओपेरॉन किसके निगेटिव रेगुलेशन में है? रिप्रेसर के। याद करो ना, रिप्रेसर जब ऑपरेटर हिस्से से जुड़ता है तो ओपेरॉन बंद नहीं हो जाता, तो किसका निगेटिव रेगुलेशन है? रिप्रेसर का। तो मैं ये कह रहा हूं, लैक ओपेरॉन, क्या? लैक ओपेरॉन is under negative regulation of
repressor protein. Negative regulation of repressor protein. क्यों? As binding of repressor protein. Binding of repressor protein to operator. Switch off the operon. Binding of repressor protein to operator. ये क्या करता है? ऑपेरॉन को स्विच ऑफ करा देता है. निगेटिव रेगुलेशन समझ में आ गया क्या? लैग ऑपेरॉन से कोई जुड़े या डीएनए से कोई जुड़े, ऑपेरॉन बंद हो जाए. निगेटिव रेगुलेशन. किसका निगेटिव रेगुलेशन है? रिप्रेसर प्रोटीन का. रिप्रेसर प्रोटीन ऑपेरॉन बंद करा देता है. फिर पॉजिटिव रेगुलेशन किसका है बच्चों? पता है? लैग ऑपेरॉन is under positive regulation of CAP. किसका बच्चा? CAP. CAP का पूरा नाम है कैटाबॉलिक या कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन. ये क्या है भाई? ये तो एनसीईआरटी में नहीं सुना है. एनसीईआरटी में तो नहीं सुना है कि पॉजिटिव रेगुलेशन देखो सुनो जरा. डीएनए से कोई जुड़े ऑपेरॉन ऑन हो जाए वो पॉजिटिव रेगुलेशन. किसका पॉजिटिव रेगुलेशन है? कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन का. लेकिन अब ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है? क्या है ये? सस्पेंस टू बी रिवील्ड इन द नेक्स्ट क्लास. सही है? अगली क्लास में बताऊंगा भाई. सही है? और ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी ने कहा है कि लैक ऑपेरॉन इज ऑल्सो अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन बट इट इज बियॉन्ड अवर डिस्कशन. फिर क्यों पढ़ा रहा हूं? एनसीईआरटी में ही राज छिपा है, क्यों पढ़ा रहा हूं. लेकिन ये सस्पेंस अगली क्लास में खुलेगा. सही है बच्चे? तेरी बात करूं अक्षत, बैकलॉग खत्म करने के लिए मैं वैसे ही बता रहा हूं. बैकलॉग खत्म करने के लिए तू तो ऐसा कर, रोज जो चल रहा है तेरा वो पढ़ते रह. रोज फिक्स कर ले कि मुझे 2 घंटे निकालना है रोज का रोज, और बिल्कुल बैक पोर्शन पढ़ना है रोज नियम से, और संडे को पूरा बैक पोर्शन. हाँ बिल्कुल बच्चों. हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, है ना? मस्त होकर सेलिब्रेट करिए. छुट्टी है, कल क्लास नहीं होगी, समझिएगा. सही है? मस्त एंजॉय करिए और थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, है ना? और बात रही, हाँ ठीक है. अरे कुछ नहीं, किसी का हो गया तो ठीक है. चलिए तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूं, अपना रूटीन वर्क कर लेता हूं. पॉजिटिव रेगुलेशन अगली क्लास में. सस्पेंस है, बना रहने दे, सोचते रहें. हॉलीडे का सही यूज. हॉलीडे का मतलब है मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया पढ़ाई करने का. सही है? थोड़ा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बताता हूं. हाँ चलो आ जाओ अब पढ़ो भाई. पढ़ना पड़ेगा. ये चैप्टर थोड़ा अलग है बच्चों. डॉक्टर बनना है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा, और एमबीबीएस में भी काम आएगा. एमबीबीएस 4th ईयर, 1st ईयर, 4th ईयर दोनों में काम आएगा. क्या बोला जाए? टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बोलना है. ठीक है. चलिए तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं ना. तो बच्चों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एमकेजी पीडिया फॉर नीट 2026 एपिसोड 10. बच्चों आज मैं यही टाइम मैनेजमेंट, डेली टाइम टेबल, इसी से रिलेटेड बता रहा हूं. आप में से मैक्सिमम बच्चे स्टक रहते हैं टाइम टेबल से, है ना? टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, दुखी हो रहे हैं. तो मेरी बात क्लियर कट सुनिए. एक रिजिड टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है. रिजिड टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं कर पाता. सही है? क्योंकि अगर आपने रिजिड टाइम टेबल बना लिया
कि इतने टाइम ये पढ़ना, इतने टाइम ये, और इसी बीच में कोई दोस्त आ गया या घर में कोई आ गया, बात करने लग गए, राइट, आधे घंटे बर्बाद कर दिए, तो दिन भर वो गिल्ट रहता है, वो गिल्ट रहता है कि मेरा टाइम छूट गया, टाइम छूट गया, और उस चक्कर में आगे की भी पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए मेरा फॉलो करें। मैं क्या बोलता हूं, सोने से पहले रोज अपना अगले दिन का शेड्यूल स्ट्रक्चर कर लें। कल मेरे पास इतना टाइम है, इतने से इतने बजे ये पढ़ना है, इतने से इतने बजे ये पढ़ना है, इतने से इतने बजे ये पढ़ना है। बीच में अगर आधे घंटे आपके खराब भी हो गए तो गिल्ट नहीं आना चाहिए। बस इतना ही है ना, जो चीज पहले 2 घंटे में पढ़नी थी, आधे घंटे खराब हो गए तो कोई बात नहीं, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, 1.5 घंटे में कंप्लीट करेंगे। कौन सा ये टॉपिक आखिरी बार पढ़ रहा हूं, आगे भी तो पढ़ने का मौका मिलेगा। तो रोज का रोज अपना शेड्यूल स्ट्रक्चर करें। आज के लिए बात बच्चों सिर्फ इतना ही।